ओके, अब देखेंगे अपेंडिकुलर मास या फिर अपेंडिकुलर लंप। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली अपेंडिक्स के रीजन में एक मास या फिर लंप फॉर्म हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑकरिंग 3 to 5 days आफ्टर अटैक ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब होता क्या है, एक अपेंडिसाइटिस हुआ, ठीक है, उसकी वजह से मैंने पहले बोला था कि ग्रेटर मोमेंटम इज़ द पूरेस्ट मैन ऑफ एब्डोमेन। तो जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ वहाँ पे मोमेंटम आएगा और उस एरिया को कवर कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा बहुत दिन तक रहा वैसे ही, तो साथ में जो बॉवेल होता है, इलियम, ओके, वो भी अपेंडिक्स को कवर कर लेगा साथ ग्रेटर मोमेंटम के साथ। तो एक लंप बन जाएगा जिसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर लंप या अपेंडिकुलर मास। तो यहाँ पे देख सकते हो अपेंडिसाइटिस हुआ, ग्रेटर मोमेंटम ने पूरा कवर कर लिया, लेकिन साथ में डायलेटेड इलियम ने भी उसे पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पे एक अपेंडिकुलर मास या फिर लंप फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखना, इट इज़ अ लेट प्रेजेंटेशन व्हेन बॉवल ऑल्सो बिकम अधेरेंट टू द अपेंडिक्स। ओके, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, ग्रेटर मोमेंटम, सीकम, इलियम, पैराइटल पेरिटोनियम, ये सारे मिलके एक मास फॉर्म करते हैं इन द राइट इलियाक फोसा। इसे कहते हैं अपेंडिकुलर लंप। तो ये जो मास होता है इट इज टेंडर, ये पेन होगा, स्मूथ फॉर्म, वेल लोकलाइज्ड एंड ऑल द बॉर्डर्स वेल मेड आउट। ठीक है, हम सारी बॉर्डर्स पाल्पेट कर सकते हैं एंड रेजोनेंट ऑन परकशन एंड इट डज नॉट मूव विथ रेस्पिरेशन। ओके, ये सारे मिलके अपेंडिकुलर मास फॉर्म करेंगे और ये मास इज टेंडर, स्मूथ फॉर्म, वेल लोकलाइज्ड, नॉट मूविंग विथ रेस्पिरेशन, ऑल बॉर्डर्स आर वेल मेड आउट, रेजोनेंट ऑन परकशन। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो WBC काउंट होगा वो बढ़ जाएगा, साथ में अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू कन्फर्म द मास। फिर इसका ट्रीटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम एक रेजिमेन फॉलो करते हैं, ओशनर शेरन रेजिम। ओके, ओशनर शेरन रेजिम विच इज़ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिकुलर लंप। अभी ओशनर शेरन रेजिम में होता क्या है, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, साथ में हम मॉनिटर भी करते हैं पेशेंट को। तो ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, एक नील पर ओरल, मतलब ओरली कुछ भी नहीं देना, IV फ्लूइड देते हैं, IV एंटीबायोटिक विच कवर्स बोथ एरोब्स एंड एनारोब्स लाइक बैक्टीरियोइड्स, और एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, या डिपेंड ऑन सीवियरिटी एंड रिक्वायरमेंट हम IV एंटीबायोटिक देंगे, पेन किलर्स और इनिशियल नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन। ओके, इनिशियल नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन वाया राइल्स ट्यूब। ये सारी ट्रीटमेंट होगी, नील पर ओरल, IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक, पेन किलर और इनिशियल नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन। और हम मॉनिटर भी करेंगे उसकी वाइटल साइंस, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, साइज ऑफ द लंप, टेंडरनेस, ये सारे हम वाइटल्स मॉनिटर करेंगे। फिर ये करने के बाद फॉर 2 to 3 days 2 आउटकम निकल सकते हैं। या तो पेशेंट रिकवर होगा जिसमें पेन कम हो जाएगा, साइज़ ऑफ द लंप कम हो जाएगी, फीवर कम हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट आया पेशेंट का, तो हम उसे डिस्चार्ज करने के बाद 3rd and 4th डे और आफ्टर 6 वीक हम करेंगे इंटरवल या फिर इलेक्टिव अपेंडिसेक्टोमी। क्योंकि आफ्टर 6 वीक इसलिए क्योंकि तब तक इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगा। ओके, अगर पेशेंट रिकवर हुआ तो डिस्चार्ज करने के बाद 3rd या 4th डे एंड आफ्टर 6 वीक इंटरवल या इलेक्टिव अपेंडिसेक्टोमी विच इज़ क्लीन कंटेमिनेटेड प्रोसीजर। फिर अगर आउटकम में पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब उसकी साइज ऑफ द लंप बढ़ गई, पेन बढ़ता जा रहा है, पस कलेक्शन होता जा रहा है, फीवर बढ़ता जा रहा है, वोमिटिंग हो रही है, टेकिकार्डिया हो रहा है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे अपेंडिकुलर एब्सेस फॉर्म हो गया। अपेंडिकुलर एब्सेस फॉर्म हो गया है, तो हम जो रेजिमेन था इसको डिसकंटिन्यू करेंगे और विल कैरी आउट सर्जरी लाइक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। और फिर आगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सर्जरी करेंगे। तो ये था ओशनर शेरिन रेजिमेन। ठीक है, ट्रीटमेंट और मॉनिटर, फिर आउटकम पेशेंट रिकवर, तो फिर थोड़े टाइम बाद इंटरवल या इलेक्टिव अपेंडिसेक्टोमी। अगर रिकवर नहीं हुआ तो सस्पेक्ट करेंगे कि अपेंडिकुलर एब्सेस फॉर्म हो गया और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ड्रेनेज ऑफ एब्सेस कैरी आउट करेंगे। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओशनर शेरिन रेजिम क्या है, अगर डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है, अपेंडिसाइटिस है इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, अगर गैंग्रीनस या बर्स्ट अपेंडिसाइटिस है और डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस है, तो ये कंडीशन में हम ओशनर शेरिन रेजिम हम नहीं दे सकते पेशेंट को। तो ये था पूरा अपेंडिकुलर लंप। ओके, तो लास्ट में 2 शॉर्ट टॉपिक्स देख लेते हैं, एक अपेंडिकुलर ट्यूमर्स और एक सूडोमिक्सोमा पेरिटोमा। तो अपेंडिकुलर ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमन अपेंडिकुलर ट्यूमर इट इज़ कार्सिनॉइड ट्यूमर। ओके, कार्सिनॉइड ट्यूमर एंड अपेंडिक्स इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनॉइड ट्यूमर। तो मोस्ट कॉमन अपेंडिकुलर ट्यूमर इट इज़ कार्सिनॉइड ट्यूमर एंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनॉइड ट्यूमर इज ऑल्सो अपेंडिक्स।
अब मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट अपेंडिकुलर ट्यूमर इट इज़ म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा इट इज़ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट अपेंडिकुलर ट्यूमर। इसकी डायग्नोसिस बाय इमेजिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी और मैनेजमेंट राइट हेमिकोलेक्टोमी प्लस कीमोथेरेपी। ओके, राइट हेमिकोलेक्टोमी एंड कीमोथेरेपी। मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिकुलर कार्सिनोइड ट्यूमर, अगर इफ़ ट्यूमर साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर इन साइज एंड मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस, मतलब ट्यूमर की साइज़ अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है प्लस जो ट्यूमर है वो बेस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, इट इज़ 2 सेंटीमीटर अबव द बेस, देन हम सिंपल अपेंडिसेक्टोमी करेंगे। लेकिन अगर ट्यूमर साइज इज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड इट इज़ क्लोजर टू द बेस लाइक लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस, देन हम करेंगे राइट हेमिकोलेक्टोमी। ओके, ये क्राइटेरिया याद रखना। ट्यूमर साइज लेस एंड इट इज़ फार फ्रॉम द बेस, देन करेंगे सिंपल अपेंडिसेक्टोमी, एंड ट्यूमर साइज इज़ मोर एंड इट इज़ क्लोजर टू द बेस, देन हम करेंगे राइट हेमिकोलेक्टोमी। ये हो गए अपेंडिकुलर ट्यूमर। अब सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ जेली लाइक डिपोजिशंस इन द पेरिटोनियल कैविटी विच इज़ लोकली इन्वेसिव। ओके, जेली लाइक डिपोजिशन इन पेरिटोनियल कैविटी विच इज़ लोकली इन्वेसिव। और कौन से केसेस में होता है, इसकी कॉजेज़ क्या है? तो प्राइमरी पेरिटोनियल ट्यूमर, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स, रप्चर्ड एडिनोकार्सिनोमा, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी के 4 कॉज हो गए सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। पेरिटोनियल ट्यूमर, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी एंड रप्चर्ड एडिनोकार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेनलेस एब्डोमिनल डिस्टेंशन, साइज बढ़ती जाएगी एब्डोमेन की। देयर विल बी बोवल ऑब्स्ट्रक्शन प्लस क्लम्प्ड अप ओमेंटम और केकिंग ऑफ ओमेंटम, मतलब बोवेल की जो ओमेंटम होगा वो इट विल बी क्लम्प्ड अप। इसका डायग्नोसिस इट इज़ बाय ओमेंटल बायोप्सी, स्टेजिंग बाय पेट सीटी, PET CT। मैनेजमेंट इसकी इट इंक्लूड सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम देते हैं सिस्प्लेटिन। सर्जरी में हम साइटोरिडक्टिव सर्जरी या फिर डीबल्किंग सर्जरी कर सकते हैं। साइटोरिडक्टिव सर्जरी इट इंक्लूड्स अपेंडिसेक्टोमी और राइट हेमिकोलेक्टोमी। इन फीमेल्स इट इंक्लूड्स TAH प्लस BSO। TAH मतलब टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, BSO मतलब बाइलेटरल साल्पिंगो हिस्टेरेक्टोमी। ओके, लेकिन मेन याद रखना, साइटोरिडक्टिव सर्जरी इंक्लूड्स अपेंडिसेक्टोमी और राइट हेमिकोलेक्टोमी, ओमेंटेक्टोमी और पेरिटोनेक्टोमी। और एक कीमोथेरेपी रेजिमेन विच इज नोन एज हाईपैक, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। ओके, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी इट इज़ एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग सर्जरी। सबसे पहले हम देते हैं पैक्लिटैक्सेल प्लस माइटोमाइसिन C एट हाई टेम्परेचर। फिर उसके बाद हम माइटोमाइसिन C को रिप्लेस कर देते हैं विथ कार्बोप्लेटिन। ओके, पैक्लिटैक्सेल तो कॉमन ही है, पैक्लिटैक्सेल प्लस माइटोमाइसिन C, उसके बाद माइटोमाइसिन C रिप्लेस्ड बाय कार्बोप्लेटिन। इसमें माइटोमाइसिन C को हम पहले इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में रखते हैं फॉर 1 to 2 आवर, फिर हम ड्रेन कर देते हैं एंड देन एब्डोमेन इज क्लोज्ड। माइटोमाइसिन C की जगह हम देते हैं कार्बोप्लेटिन प्लस पैक्लिटैक्सेल। तो ये हो गए सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। ये याद रखना वर्ड हाईपैक, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, जिसमें हम देते हैं पैक्लिटैक्सेल, माइटोमाइसिन C की जगह फिर कार्बोप्लेटिन।